माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। भारत की पार्लियामेंट का तीसरा पार्ट, दो पार्ट हम कर चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा। आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति। पार्लियामेंट का तीसरा पार्ट राष्ट्रपति। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया। भारत का पहला नागरिक जो होगा वो कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति। यानी कि विदेशों में भारत को रिप्रेजेंट जो करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। यानी कि भारत विदेश में वर्ल्ड में कहीं भी जाना जाएगा तो वो राष्ट्रपति से जाना जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि ये भारत के राष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है, कि अपने कॉन्सेप्ट जो उठाया है हमने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो हमने कहां से लिया है। ठीक है, ये हमने भारत का राष्ट्रपति का जो पद हमने उठाया है वो हमने लिया ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने इसको उठाया है। ठीक है, वहां पे गवर्नर जनरल का पद खत्म किया और फिर हम इसको कहां पे लेके आए? राष्ट्रपति को लेके आए। यानी कि कॉन्सेप्ट जो उठाया वो वहां से, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली पद की बात करेंगे तो वो ब्रिटेन से करेंगे। ठीक, ओ सॉरी, यूएसए से। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वो आपका क्या है? यूएसए है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वो कहां से? हमारा ब्रिटेन से है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल, यानी कि कौन से पार्ट में है ये आपका पार्ट 5। ठीक है, भाग 5। इसमें आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के लिए वो है आपका 52 से और 61 तक। ठीक है, 52 से 61 तक ये राष्ट्रपति से संबंधित हैं। हालांकि आगे भी आएंगे, 72 भी राष्ट्रपति से संबंधित होता है, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति जिसको हम फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बोलते हैं, पहले बात करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिना चुने, सबसे पहले बिना वोटिंग के उनको राष्ट्रपति बनाया गया। कब से कब के लिए? 1950 से 52 तक ये बिना चुनाव के बनाए गए थे। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें, जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद में हमने एक अंतरिम सरकार बनाई। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार में हमने क्या किया? पूरी की पूरी पावर किसको दे दी? अंतरिम सरकार को दे दी। इसमें प्रधानमंत्री बना दिया जवाहरलाल नेहरू को, आदर्श दे दिए। लेकिन यहां पे राष्ट्रपति की पावर नहीं दी गई, क्योंकि राष्ट्रपति उस समय पे नहीं था। तो इस सरकार के ऊपर एक ओहदा तय किया गया जो ब्रिटेन की महारानी का होता था। ब्रिटेन का अंतिम जो राजा था उस समय पे, भारत है, जॉर्ज पंचम फोर्थ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहां पे पद खत्म करके यहां पे किसको दे दिया? ये जो अंतिम वायसराय था, अंतिम वायसराय कौन थे भारत के? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? कैनिंग कितनी पहले था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अंतिम वायसराय जो थे वो थे आपका लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन।
उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण कर दी किसको? भारत की तरफ से भारतीय मूल के एक गवर्नर जनरल बनाए गए, यानी कि वायसराय का पद खत्म करके फिर दोबारा से गवर्नर जनरल आ गया। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, और वो भी भारतीय मूल के, वो थे आपका सी राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल या पहले भारतीय गवर्नर जनरल वो जो थे वो थे आपका कौन? सी राजगोपालाचार्य। और ये कब तक के लिए थे? ये थे जब तक हमारी जो है संविधान सभा चलेगी। ठीक है, जब तक कब क्या कर चलेगी? संविधान सभा चलेगी। अब संविधान सभा खत्म करने के बाद 1950 में जब 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया और उस दिन हमने अपने आप को गणतंत्र घोषित किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत कब गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को। और गणतंत्र का मतलब क्या है मैं पहले भी बता चुका हूं। गणतंत्र का मतलब है राष्ट्रपति को डिनोट। ठीक है, यानी कि जिस राष्ट्र का राष्ट्रपति, जिस राष्ट्र का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाए, उसको बोलते हैं गणतंत्र। तो भारत का राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम क्या? गणतंत्र। तो गणतंत्र की जो परिभाषा हम लेके आए वो 26 जनवरी 1950 को हमने लागू की। और इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया। 50 से 52, 1950 से 1952 में हमने पहले आम चुनाव किए, लोकसभा गठित की, राज्यसभा गठित की। ठीक है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का हुआ चुनाव। फिर कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगली योजना में भी कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करें कि अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, या ये क्वेश्चन कहे कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, हाँ वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हाँ, वहां को ऑप्शन में ये आएगा काली सी है, वो ऑप्शन में ये लिखा आएगा हमारी राष्ट्रपति काली सी है, हैं? द्रौपदी मुर्मू। ये इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी? आदिवासी तो अभी भी है भाई, वो ये आदिवासी तो अपनी उसको थोड़ी भूल जाएगा, वो राष्ट्रपति बनने पे उसको भूल जाएगा। ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की गवर्नर थी, राज्यपाल। ठीक है, झारखंड राज्य की क्या थी? गवर्नर थी ये, राष्ट्रपति बनने से पहले। ये आती हैं कुछ से आदिवासी समाज से। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत की पहले राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से हैं, तो वो है आपका द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रपति की सबसे, चलिए अब आगे बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन सारे आ जाएंगे एक एक करके। पहले बात आती है भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो है आपका आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा जो भारत के राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है, यानी कि हम जिसको बोलते हैं महाभियोग, ये हमने कहां से लिया है? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, आर्टिकल
61 के अकॉर्डिंग क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, यानी कि समय से पहले उसको हटाया जा सकता है। अब ये कैसे वर्क करता है, अब इसी की बात करेंगे, बहुत बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लाते हैं वो कौन ला सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया क्यों जाता है और कौन ला सकता है। लाया इसलिए जाता है कि अगर हम राष्ट्रपति के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो हम उस पर क्या ला सकते हैं, महाभियोग ला सकते हैं, समय से पहले हटाने के लिए। ये ला सकते हैं आपका कौन, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है, दोनों में से कोई भी, दोनों ही सांसद होते हैं, लोकसभा भी सांसद और राज्यसभा भी सांसद। तो दोनों में से कोई भी जो है राष्ट्रपति पे क्या ला सकता है, महाभियोग। अब कितने लोग मिलकर महाभियोग ला सकते हैं, 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य। अगर लोकसभा ला रही है तो उसके 1/4 सदस्य, या फिर राज्यसभा ला रही है तो उसके 1/4 सदस्य। अब जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट महाभियोग लाए और राष्ट्रपति से हटाने की बात कर दी, नहीं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाती है कि हम इस कारण से, इस कार्य की वजह से आप पर महाभियोग लगाते हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, अपने जवाब के लिए प्रिपेयर रहें। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग की सूचना दी जाएगी। अब अगर लोकसभा लेके आती है तो लोकसभा लेकर आएगी और राज्यसभा उसको जांच करेगी कि वो सही है या गलत है। अगर राज्यसभा लेकर आती है तो लोकसभा उसकी क्या करेगी, जांच करेगी। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन चलेगी। अब हम इसमें बात करें, अगर लोकसभा लेकर आ रही है या राज्यसभा लेकर आ रही है तो जब उसको पारित किया जाएगा कि उससे सेटिस्फाई किया जाता है कि ये महाभियोग सही है या गलत है, तो उसके लिए कितने सदस्य उसके फेवर में होने चाहिए, या कितने लोग मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग को पारित करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 सदस्य, ठीक है ना, 2/3 सदस्य क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए, तब राष्ट्रपति पर वो महाभियोग पारित माना जाएगा। और दोनों सदन में पारित होना जरूरी है, दोनों सदन में पारित होना जरूरी है। पहले लोकसभा लाई है तो लोकसभा करेगी, फिर राज्यसभा, और अगर राज्यसभा लाई है तो राज्यसभा करेगी, फिर उसके बाद लोकसभा। भारत में इस तरीके से कोई भी राष्ट्रपति आज तक नहीं हटाए गए हैं। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। सबसे पहले तो याद रखना, आयु कम से कम 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष, ठीक है ना। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होने चाहिए। तीसरा, किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी लाभ के पद पर, यानी कि लाभ का पद मतलब किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। चौथी,
राज्यसभा का लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है। पांचवा, मेंटल स्टेज या बैंकक्रप्ट, दिवालिया नहीं होने चाहिए। तो ये होगी आपका क्या, उसकी योग्यताएं, एलिजिबिलिटी। ठीक है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति जैसे एमपी एमएलए बनने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक। अब बात आती है राष्ट्रपति के लिए कौन खड़ा हो सकता है, इलेक्शन के लिए कौन लड़ सकता है इलेक्शन। अपनी मर्जी से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक है ना। एमपी का तो मेरी मर्जी, मेरी आयु 25 वर्ष है, मैं जाके फॉर्म भर दूंगा और इलेक्शन लड़ लूंगा। एमएलए का लड़ना चाहता हूं तो एमएलए का लड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहूं तो मेरी मर्जी से मैं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए मर्जी होती है किसकी, एमपी की, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो भी कौन से, अपने जो वहां पे चुन के गए हैं, जो क्या लोकसभा और राज्यसभा में चुनकर गए हैं, वो लोग तय करते हैं कि कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा और कौन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए याद रखना, लिख लेना, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा के 50 सदस्य। ठीक है ना। कितने, 50 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के नाम का सजेशन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, सजेशन, कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया जाए। ठीक है। 50 तो उसके क्या लेके आएंगे, सजेशन लेके आएंगे, प्लस 50 सदस्य उनके सपोर्टर होंगे। 50 सदस्य क्या लेके आएंगे, सजेशन, और 50 उनके क्या होंगे, सपोर्टर। तो टोटल मिलाकर कितने, 100 सदस्य मिलकर जो है राष्ट्रपति के नाम का प्रस्ताव लाते हैं। नोट चुनते हैं, क्या लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है। उसके बाद चुनाव की बात बाद में होगी, और वो किसी भी क्षेत्र से ला सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्षेत्र नहीं होता है। उनकी मर्जी, मुझे ले जाएं, ले जाओ भाई, ठीक है, मैं भी लड़ लूंगा। और राष्ट्रपति को ना कोई प्रचार करना होता है, ना कुछ करना होता है, सब कुछ एमपी करेंगे, क्योंकि जो ला रहा है वही क्या करेगा, उसका सारा काम करेगा। उसे कुछ नहीं करना, उसे कोई प्रचार नहीं करना। ठीक है ना। तो ये है बात आपका क्या, राष्ट्रपति को लाए जाने की। उसकी बात आती है राष्ट्रपति का चुनाव किया कैसे जाएगा। ठीक है। जो आम चुनाव होते हैं उस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता। जैसे हम जाते हैं, हम जाएंगे, किसी भी पार्टी के सदस्य को वोट देते हैं और आ जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव इस तरीके से नहीं होता। एक एमपी जब चुनाव में जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति को वोट देने जाएगा, अगर वहां पे मान लीजिएगा 4 पर्सन हैं, ABCD नाम के व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं, तो ये व्यक्ति जब वोट डालने जाएगा तो ये व्यक्ति हर किसी को वोट देगा। ठीक है ना। क्या करेगा, हर किसी को वोट देगा। अब आप सोचोगे जब हर किसी को वोट देगा तो जीतेगा कैसे, पता कैसे चलेगी। हम तो जाते हैं, हम जाएंगे, हम एक जने को वोट देते हैं, लेकिन यहां पे क्या होता है कि हर किसी को वोट दी जाएगी, और वोट हर किसी को दी जाएगी तो जीतेगा कैसे। उसको क्या करते हैं, यहां पे
प्रेफरेंस दी जाती है। क्या दी जाती है? प्रेफरेंस। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं जॉब का और उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो आप अपनी चॉइस देते हैं कि मेरी चॉइस पहले इस डिपार्टमेंट की है, दूसरे नंबर पे इस डिपार्टमेंट की है, तीसरे नंबर पे इस डिपार्टमेंट की है, तो आप अपनी चॉइस दे रहे हैं। ऐसे यहां पे भी एमपी जो है वो अपनी क्या देगा? चॉइस देगा कि भाई पहले नंबर पे मुझे ये चाहिए, दूसरे नंबर पे मुझे ये चाहिए, तीसरे नंबर पे ये चाहिए और चौथे पे ये चाहिए। तो हर व्यक्ति क्या करेगा? अपनी प्रेफरेंस दे देगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी कैंडिडेट है सबको प्रेफरेंस देगा और हर व्यक्ति देगा। जब काउंटिंग की जाएगी तो सबसे पहले किसको उठाया जाएगा? फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को उठाया जाएगा और उसकी काउंटिंग करेंगे। और यहां काउंटिंग भी ऐसे नहीं होती है। मान लीजिएगा 100 व्यक्ति हैं, 100 वोट हैं, तो 100 वोट में से इन तीनों को अगर मैं चारों को अलग अलग दे दूं कि एक को मान लो 25 मिल गई, एक को मान लो 30 मिल गई, ठीक है, एक को मान लो आपका 20 मिल गई, तो और एक को मान लो इसको मान लो 22 मिल गई, ठीक है, और इसको मिल गई मान लीजिएगा 23, ठीक है, या जितनी भी कैंडिडेट। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कौन जीत गया? बी जीत गया? नहीं जीता। इसका आधा कितना है? 50। जब तक किसी के पास 50 प्लस 1 यानी कि 51 का आंकड़ा नहीं हो जाएगा, जब तक वो जीता हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर किया जाएगा जिसके पास में सबसे कम प्रेफरेंस है, जैसे इसके पास 22, तो इसको हटा दिया जाएगा और इसकी वोट को इक्वली सब में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। और यह प्रक्रिया जब तक करी जाएगी जब तक किसी का भी 50% प्लस 1 ना हो जाए। ठीक है, इस पूरी विधि को, जो ये पूरी विधि है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से किया जाता है? क्वेश्चन ये है। तो उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली। या निर्वाचन पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्लियर? अब यह बात आती है कि यह राष्ट्रपति को चुनने का मेथड हमने कहां से लिया है? कि जो मेथड लिया है राष्ट्रपति को चुनने का, यह हमने कहां से लिया है? यह हमने लिया है आयरलैंड से। ठीक है, यह हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति को चुनने का जो मेथड है, एकल संक्रमणीय पद्धति है, इसको हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। समझ गए? अब बात आती है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन कौन आएगा उसमें चुनाव में भाग लेने के लिए। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस विधान, राज्य की विधान सभा के, लाइन याद रखना, निर्वाचित सदस्य, यानी कि वो सदस्य जो चुनाव लड़कर जीतकर आए हैं, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कोई भी हो, निर्दलीय हो या कैसे भी हो, जो चुन के आया है। यहां पार्टी का जिक्र नहीं है, यहां केवल किसका जिक्र है? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे किसी भी पार्टी से, या फिर विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, किसी भी राज्यसभा की राज्य विधानसभा का मेंबर होना चाहिए। यानी कि ये एमपी, ये भी एमपी और ये एमएलए।
ये लोग जो निर्वाचित हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब पार्टिसिपेट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे जिनको राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य कौन लेके आता है, राष्ट्रपति लेके आता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा में 2 लोग पहले लेके आता था, ठीक है, लेकिन हालांकि अब उनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। विधानसभा में भी हटा दिया गया है अब, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर। अब इनको कौन व्यक्ति कहां वोट डालेगा ये भी एक वो आती है, लेकिन यहां पे वोट की सबसे बड़ी चीज याद रखना, वोट की काउंटिंग नहीं होती है, काउंटिंग नहीं होती है। वोट का क्या होता है, मूल्य होता है, ठीक है ना। वोट का क्या होगा, मूल्य होगा, वजन, कीमत होती है वोट की, और कीमत जुड़ती है। एमपी की कीमत ज्यादा होती है और एमएलए की कीमत कम होती है। तो यहां काउंटिंग नहीं होती, यहां पे उस वोट का मूल्य जोड़ा जाता है अनुपातिक आधार पर, ठीक है, आनुपातिक आधार पर। तो चुनाव की प्रणाली की बात आ गई, ठीक है। अब राष्ट्रपति की बात करते हैं। आपका महाभियोग हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 वर्ष का। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितने वर्ष के लिए चुना जा सकता है, 5 वर्ष। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कर देगा एक क्वेश्चन कर देगा कि क्या राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। यस, अभी बात करी थी, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कंफ्यूज कर देगा आपको कि अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, वो उतर गया, दिमाग से निकल गया, चलो अभी आएगा। आगे बात करते हैं। आपातकाल नहीं, आपातकाल की स्थिति में कोई उसका केवल संसद का टाइम बढ़ता है, उसका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कहां से दिया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है भारत की संचित निधि से, और वेतन कितना है, 5 लाख रुपए पर मंथ। अभी हमने एक क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया था बीच में कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। या ये कहें अब तक भारत में कितने राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो वो कौन से नंबर की है, ये 15वें नंबर की। यानी कि अब तक भारत के 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं। राष्ट्रपति की शक्ति, सबसे पहले हम बात करेंगे आपातकाल शक्ति। ये आपातकालीन शक्ति हमने कहां से ली है, आपातकालीन शक्तियां ये हमने ली हैं जर्मनी, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां ली हमने कहां से, जर्मनी से। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहली आपका, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात,
ये है आपका राज्य आपात और ये है वित्तीय आपात। तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। ये भारत में आज तक नहीं लगी है। वित्तीय आपात भारत में आज तक नहीं लगा है। ये दोनों लग चुके हैं। राष्ट्रीय आपात भी लग चुका है और राज्य आपात भी लग चुका है। तीनों को समझ लीजिएगा, तीनों हैं क्या। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात क्या है, यानी कि पूरी कंट्री पर, पूरे राष्ट्र पर, पूरे देश पर विधायी शक्तियां जो है वो सब क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। सारी की सारी पावर जो है वो किसके अंडर आ जाएगी, राष्ट्रपति के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये है राष्ट्रीय आपात। इसके बाद में बात करेंगे कब कब लगा, कई बार लग चुका है। ठीक है, दूसरा है राज्य आपात। राज्य आपात जिसको हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। यानी कि ये केवल पर्टिकुलर स्टेट में लगेगा, बाकी अन्य देश के हिस्से से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल एक पर्टिकुलर राज्य में लगेगा। जैसे यूपी में अनगिनत बार लग चुका है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है, तो सबसे ज्यादा दो राज्य हैं जिनमें ये लगा है, यूपी एंड केरल, 9 बार। ठीक है, अब राष्ट्रपति, ये जो है राष्ट्रपति शासन कब लगता है, इसकी बात करें, ये 3 स्थिति में लगेगा। 3 स्थिति कौन कौन सी। पहली, अगर भारत का पे किसी और का आक्रमण हो जाए, यानी कि युद्ध हो जाए, तब इसको लगाया जाएगा। जब हमारा किसी से क्या हो रहा हो, युद्ध, जैसे पाकिस्तान के युद्ध हो रहा था जब लगाया, आपका चाइना से युद्ध हो रहा था 1962 में, तब लगाया। ठीक है, या फिर एक तो हो गया युद्ध की स्थिति। दूसरी स्थिति होगी अगर जो सरकार चल रही है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए, या सरकार गिर जाए, उसकी मेजोरिटी क्या हो जाए, खो जाए, तो उस स्थिति में भी क्या लगाया जाएगा, राष्ट्रीय आपात। तीसरी स्थिति होगी अगर इंटरनली दंगे हो जाएं, और वो भी शस्त्र सहित, शस्त्रों के द्वारा और बड़े लेवल पर। ठीक है, बड़े लेवल पर भारत में दंगे हो जाएं और शस्त्र के साथ में हो, तब क्या लगाया जाएगा, इमरजेंसी लगाई जाएगी, राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। ठीक है, राज्य आपात सेम स्थिति राज्य में भी होगी, लेकिन यह भारी युद्ध नहीं। इसमें यहां क्या होती है, यहां पे एक तो हो गया कि राज्य में दंगे हो जाएं बड़े लेवल पे शस्त्र सहित, तब इसको हटाएंगे, लगाएंगे। या फिर राज्य की गवर्नमेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए, फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाए, या फिर अपना बहुमत खो दे, तो उस कंडीशन में भी हम इसको लगाएंगे। सबसे लंबे समय के लिए राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन कहां लगा है, सबसे लंबे समय के लिए अभी तक जो लगा है वो लगा है आपका पंजाब, लगभग 2.5 साल। ठीक है, और वो भी अर्लियर, पहले 52-53 में तभी लग चुका है। ठीक है, सबसे लंबे समय के लिए। कश्मीर में भी तो 19 से लगा हुआ है। हाँ, अब लेकिन वो स्टेट नहीं है ना, वो यूटी है। ठीक है, 360 ये है वित्तीय आपात, फाइनेंस,
यानी कि भारत की इकोनॉमी क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, हम जो है लुट जाएं, क्या हो जाए, लुट जाएं, बर्बाद हो जाएं, उस कंडीशन में ये लगाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो भारत की जनता की जो निजी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बैंक बैलेंस है, चाहे आपका मकान है, दुकान है, वो सब किसका हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करो कि ना लगे, ये ना लगा है और आगे ना लगे। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, इसकी अभी एक वीडियो और आएगी, तब ये राष्ट्रपति का क्लियर होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।